प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल छावड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज नूबगढ़, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वासुदेव शर्मा के हिंदी साहित्य के विकास में वर्णित रीति साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। इस काल में अधिकांशतः कवियों ने पहले रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण देते हुए उदाहरण रूप में अपनी काव्य रचनाएं लिखी हैं। चिंतामणि, भूषण, मतीराम देव, भिखारीदास आदि कवियों ने रीति ग्रंथों की ही रचना की है। रीतिकाल के इन रीति ग्रंथकार कवियों ने संस्कृत के दंडी, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ आदि आचार्यों का अनुकरण किया है, किंतु संस्कृत के आचार्यों के समान इन्हें सफलता नहीं मिली। आचार्य शुक्ल जी का कथन है, हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। वे आचार्यों कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे हैं, किंतु रीतिकाल में कवि और आचार्य कर्म को एक ही व्यक्ति ने निभाना चाहा है। तथ्य यह है, आचार्य कर्म और कवि कर्म दो विरोधी धर्म हैं। इन दोनों को साथ साथ निभाना सहज नहीं है। फिर भी रीति कवियों का रीति निरूपण हिंदी साहित्य के लिए अनुपम देन है। आगे है श्रृंगार चित्रण। रीतिकाल की दूसरी विशेषता, उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल के कुछ कवियों ने वीरता, नीति, भक्ति आदि अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं, किंतु अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस को ही प्रमुख रूप में अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। भक्ति काल में कृष्ण तथा राधा को आधार मानकर उन्होंने नायक नायिका के लौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। तत्कालीन वातावरण में श्रृंगार रस रसराज के रूप में प्रतिष्ठित था। श्रृंगार के संयोग के पक्ष के अंतर्गत इन्होंने भाव तथा अनुभाव का चित्रण किया है। संयोग के साथ वियोग पक्ष का भी वर्णन हुआ है, लेकिन इनमें वियोग की मार्मिकता का सर्वथा अभाव है। परंपरागत ऋतु वर्णन के आधार पर नायिका के वियोग का वर्णन है, जिसके कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं। वस्तुतः इन कवियों ने वियोग के साथ खिलवाड़ किया है। संयोग वर्णन में वे कवि अधिक सफल हुए हैं। यह प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में किया है। प्रकृति का स्वतंत्र तथा आलंबर रूप में चित्रण बहुत कम हो पाया है, और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि दरबारी कवि का, जिसका आकर्षण केंद्र नारी ही था, ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर जा ही कैसे सकता था। इनके काव्य में प्रकृति का बिंबग्राही रूप नहीं मिलता। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण भी परंपरागत है, फिर भी सेनापति का प्रकृति चित्रण प्रशंसनीय है। आगे है वीर काव्य। रीति काल में एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य धारा का भी दर्शन होता है, और वह है वीर धारा। इस धारा का प्रतिनिधि कवि भूषण है। भूषण का काव्य युग प्रेरणा की उपज था। जिस आदर्श नायक शिवाजी का भूषण ने अपने काव्य में चित्रण किया है, वह
उसकी अपनी मनोभावनाओं का साकार रूप था, किसी सामंत की प्रतिमूर्ति नहीं। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल को काव्य नायक बनाकर उनके वीर कृत्यों का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। भूषण के अतिरिक्त लाल, सूदन तथा पद्माकर के काव्य में भी वीर रस का प्रवाह है। आगे है भक्ति भावना। रीतिकालीन कवियों ने भक्ति संबंधी कुछ सूक्तियां भी लिखी हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सकें। इसलिए प्राय सभी रीतिकालीन कवियों ने भक्ति संबंधी काव्य थोड़ा बहुत अवश्य लिखा। बिहारी के कुछ दोहे तो किसी भी भक्त कवि के पदों के समकक्ष रखे जा सकते हैं। कवि आत्म भर्त्सना करता हुआ अपने प्रभु से प्रार्थना करता है, कीजे चित सोई तरे जही पद तिनके साथ, मेरे गुण औगुण गणनु गनो न गोपीनाथ। कहीं कहीं भक्ति संबंधी दोहों में भी कवि की अनुभूति की तीव्रता के स्थान पर वचन वक्रता का तथा श्रृंगारिकता उभर आई है। वस्तुतः भक्ति इन कवियों का आदर्श नहीं था, इनमें श्रृंगार भावना की ही प्रधानता थी। इनकी भक्ति पर निम्नलिखित आदर्श ही लागू होता है। आगे की सुकवि रिझी तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, सुमरिन को बहानो है। आगे है नीति। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार की थी, फिर भी कहीं भक्ति तथा वीर भावना के साथ नीति संबंधी सूक्तियाँ भी मिलती हैं। विषयों की विविधता इन नीतिपरक सूक्तियों की प्रमुख विशेषता है। बृंद, गिरिधर, मतीराम तथा बिहारी की रचनाओं में नीति संबंधी सूक्तियाँ मिलती हैं। आगे है ब्रजभाषा का उत्कर्ष। ब्रजभाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। अलंकार प्रिय होने के कारण इस काल का कवि भाषा की सजीव श्रृंगार के प्रति विशेष सजग था। ब्रजभाषा स्वभावतः मधुर तथा कोमल रसों की अभिव्यक्ति में सक्षम है। डॉक्टर नगेंद्र के मत में भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य ना हो। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने कभी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द मानिक के मोती की तरह गुथे हैं। यह काल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग था। भाषा में वर्ण मैत्री, ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत आदि का पूरा निर्वाह किया गया है। इस भाषा की मधुरता के कारण मुसलमान कवियों का भी इस ओर ध्यान गया। इसमें अवधी, बुंदेलखंडी, फारसी के शब्दों को मिलाया गया और कवि ने अपने भावानुकूल बनाने के लिए इसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा। यह शक्ति भूषण और देव में विशेष रूप से थी। कोमलकांत पदावली में देव और पद्माकर ने तुलसी को भी पीछे छोड़ दिया है। रीतिमुक्त कवि भाषा के प्रयोग में पूर्णतः सक्षम थे। आगे है अलंकारिकता। रीति काव्य की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता है। अधिकांश कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन जिन्होंने केवल उदाहरण ही लिखे उनके मन में भी लक्षण विद्यमान थे। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन न होकर साध्य बन गए, जिसमें
काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ। इन्हें स्वाभावनामूलक उत्प्रेक्षा अलंकार अधिक प्रिय था, क्योंकि उसमें कल्पना की अधिक छूट रहती है। बिहारी के चमत्कार मूलक अलंकार पाठक को आश्चर्य में डाल देते हैं। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं और कभी का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में खो जाता है। आगे है काव्य रूप। रीतिकाल में मुक्तक काव्य रूप की प्रधानता मिलती है। राज दरबार में एक कवि दूसरे कवि से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए चमत्कार प्रधान मुक्तकों की रचना करता था। धैर्य तथा एक रसता के अभाव में इस काल में प्रबंध काव्य लिखना असंभव सा था। यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रयास हुए भी, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। इस काल में अधिकांशतः कवित, सवैया, दोहा आदि छंदों का ही प्रयोग हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने नपे तुले शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति चमत्कारपूर्ण ढंग से की है। बिहारी निपुण शब्द शिल्पी थे और दोहे जैसे संक्षिप्त माध्यम से उन्होंने भाषा का वैभव और भी संपन्न किया। केवल बिहारी नहीं, मतीराम, देव, पद्माकर आदि अन्य कवियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं।